हाँ जी, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था मैंने। ओहो आयुष, देखो देखो तुम देखो, बताओ। अब बताना तो मुझे है कि ये सही है कि गलत है। सबके अलग अलग आए हैं। अरे अरे, हाँ जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ समय कितना? वेरी गुड। क्यों, ऑफिस ज्वाइन होगी क्या? क्या? ओके ओके, अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? कैसे? अच्छा अच्छा, बैकडेट से करवा दिया क्या? सही है। हाँ, तुमने भी करवाया है क्या बैकडेट से? ओके ओके, हो जाएगा बैकडेट से, और इनका भी बैकडेट से हो जाएगा। वाह, बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। आज इसका भी करवा ही देते हैं हम। हाँ, नहीं करवाएंगे आज, चलो देखो। हाँ, अभी बात कर लेंगे। देखो, ईयर वन क्या किया होगा आपने? मैंने कहा था हर एक ग्रेड को हर एक सिंगल अलग कॉन्ट्रैक्ट मानना। मानसी आपने किया? चलिए बताओ फिर, ईयर वन। ओके, ईयर वन आपने लिखा होगा यहाँ पर ग्रेड वन। मैंने कहा था हर एक ईयर में अलग अलग होगा। तो ईयर वन में ग्रेड वन तो केवल पहले साल के लिए था, उसका वेस्टिंग पीरियड तो केवल एक साल था। चलिए बताओ फिर, एम्प्लॉइज कितने? स्टार्टिंग में सर एम्प्लॉइज थे 500, है ना? 500 एम्प्लॉइज में से फर्स्ट ईयर के एंड में एक्चुअल कितने चले गए? 30। सर 500 में से 30 तो चले गए, और इतना ही। ओके, लग रहा है कि 20 चले जाएंगे, 20 चले जाएंगे, 40 चले जाएंगे। अरे जाएंगे तो जाएंगे, जो पहले साल में है उसके लिए तो इसलिए तो बोला ना कि जो इस साल भी रह गया केवल उसको मिल जाएगा। सेकेंड और थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो भी उनको तो मिल ही जाएगा ना ग्रेड वन तो। ओके, तो 500 माइनस 30 का मतलब जो चले गए उनको नहीं मिलेगा, बाकी को तो मिल जाएगा। कितना? 470 एम्प्लॉइज को। ग्रेड वन में कितने शेयर है? 15 शेयर। 15 शेयर्स हैं। हम आपको एक साल पूरा करते ही क्या दे देंगे? 15 शेयर दे देंगे। और वैल्यू कितना? फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट। ओके, फेयर वैल्यू है 10 रुपए। सर ग्रैंड डेट या कुछ और? हाँ जी, फेयर वैल्यू पहले से बता रखा है, अलग अलग बता रखा है हमने। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो फेयर वैल्यू बताए रखा है 10 रुपए के हिसाब से। देखो कितना आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज, ये जो फेयर वैल्यू डिसाइड हुई ना, ये सारी कौन सी डेट को है? ग्रैंड डेट को ही है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रेड वन टू थ्री है। फेयर वैल्यू कौन से टाइम डिसाइड हुई है? एट ग्रैंड डेट। अब अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग स्कीम के लिए फेयर वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट 10 है। हाँ, अब बोलो आयुष, क्या बोल रहे हैं?
होंगे ना, अभी देखते चलो। ग्रेड 1 में इसलिए माइनस नहीं हुए आयुष, क्योंकि ग्रेड 1 का वेस्टिंग पीरियड ही कितना था, 1 साल था। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना। ग्रेड 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट है और ग्रेड 3 अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो ग्रेड 2 अलग है और ग्रेड 3 अलग है। अब ग्रेड 2 जब लेंगे ना आयुष, तब देखेंगे कि 500 में से इस बार 30 तो छोड़ गए, ठीक है ना, 30 तो छोड़ गए। और सेकेंड ईयर में क्या लग रहा है, कितने और छोड़ जाएंगे, 20 और छोड़ जाएंगे। ये लो जी, जो ग्रेड 2 है वो केवल 2 साल का ही था। ग्रेड 2 है वो क्या है, वो स्कीम केवल 2 साल वालों के लिए है। 2 साल की स्कीम है तो केवल 2 साल की डेटा तो कंसिडर किए जाएंगे कि इस साल जो छोड़ गया 30 और लेटेस्ट एस्टिमेट अगली बार और कितना छोड़ जाएगा। ओके 20 और छोड़ जाएगा। तो ये आ गए एम्प्लॉइज। इनटू ग्रेड 2 में कितने शेयर्स, 20 शेयर्स। और ग्रेड 2 के लिए फेयर वैल्यू कितना डिसाइड हुआ, 12.5। अब ग्रेड 2 तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल है ना, उसमें से 1 साल ही तो बीता है अभी तक। तो कितना खर्चा बुक करें, 1/2। डायरेक्ट यहां पे कर दो 1/2, 56250। किस किस का सही है अभी यहां तक, ओके अभी तक एक जन का कंप्लीट सही है यहां तक। ओके हर्षिता, ठीक है जी। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या होगा, ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल देखना है। तीसरा क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरे क्वेश्चन है 500 एम्प्लॉइज, 30 तो इस साल छोड़ गए, 20 और छोड़ जाएंगे सेकेंड ईयर में और 40 और छोड़ जाएंगे थर्ड ईयर में। तो हमको लग रहा है कि इतने एम्प्लॉइज को फायदा मिलेगा। इंटू शेयर्स कितने इस बार, 25 शेयर्स। ओके तो 3 साल जो रहेगा हम उसको 25 शेयर दे देंगे। और फेयर वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 15। अरे 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 बताओ, 15 रुपए, ठीक है जी। और उसमें भी 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, अभी कितना बीता है, केवल 1/3 पोर्शन, 51,250। 51,250 ना, ठीक है। वैसे ये काम करना ना, पास वाले से ये वाला पेन लेके आ जाना रूम से। कितना हुआ, 1,78,000 पहले साल में खर्चा बुक होगा। बोलो किस किस का सही था यहां तक, क्या नाम तुम्हारा, अदिति। और ऑनलाइन में किसी का सही है क्या, हाँ ऑनलाइन में किसी का सही है क्या, हर्षिता का मुझे लग रहा है सही बता रही है, क्या पता पहले से सही था। मेरा सही था, ओके नंदिनी, ओके मोनिका, कोई बात नहीं, अच्छा है दिमाग वाला है। हाँ जी, ओके नहीं था सर, ठीक है हर्षिता। ईयर 2, ईयर 2 ग्रेड 1, ग्रेड 1, हाँ ग्रेड 1 नहीं आएगा तो लिखो ही मत भले ही, ये लो ग्रेड 1 आएगा ही नहीं, या तो नील लिखो या लिखो ही मत। क्योंकि ग्रेड 1 की कहानी तो केवल 1 साल तक थी, जो गए एम्प्लॉइज उनको हमने शेयर दे दिए। अब सेकेंड ईयर उन एम्प्लॉइज का क्या लेना देना, वो स्कीम चालू ही नहीं है, वो स्कीम क्लोज हो चुकी है। लेकिन हाँ सेकेंड स्कीम तो चालू है। हाँ सेकेंड स्कीम 500 एम्प्लॉइज थे, 30 पहले साल छोड़ गए थे और इस साल कितने छोड़ गए हैं, 12। तो 500 माइनस 30 माइनस 12। अब एस्टिमेटेड थोड़ी ना होगा, नो ओके
क्योंकि जब लास्ट डेट आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, उस टाइम तो हम एक्चुअल डेटा लेते हैं। तो 500 में से 30 पहले साल चले गए थे, 12 इस साल चले गए। इनटू ग्रेड 2 में शेयर्स कितने थे? 20, फेयर वैल्यू थी 12.5। इस बार 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2/2 और माइनस 56 250। मतलब ग्रेड 2 में पिछली बार तक खर्चा कितना बुक कर लिया था। ओके, कितना आया? 58 250। ओके हर्षिता, नेक्स्ट ग्रेड 3 की बात करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 3 की बात करते हैं। 500 एम्प्लॉइज, 30 पहले साल छोड़ गए, 12 दूसरे साल छोड़ गए, और तीसरे साल एक्सपेक्टेड क्या है? तीसरे साल एक्सपेक्टेड है, सेकेंड ईयर में देखना, सेकेंड ईयर में तीसरे साल कितने छोड़ जाएंगे? एक्सपेक्टेड है 18। हर साल का एक्सपेक्टेशन भी तो बदल रहा है। तो सेकेंड ईयर के एंड में है ना हम, तो सेकेंड ईयर में देखेंगे थर्ड साल में एक्सपेक्टेड कितना है, एस्टिमेटेड 18 और छोड़ जाएंगे। ओके, इनटू 25 शेयर्स, फेयर वैल्यू 15, 2/3 ईयर्स बीत चुके हैं, और पिछले साल तक 51,250 का खर्चा बुक हो चुका है। दिस वन 51,250, ग्रेड 3 58750, 1,17,000। हाँ जी हर्षिता, डन, 1,17,000। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? बड़ा ध्यान से करने वाली चीज है ये। यहां कह सकते हैं सावधानी हटी घटी। हाँ, और थर्ड ईयर में केवल और केवल कौन से रहेंगे? ग्रेड 3, क्योंकि सेकेंड ईयर तक ग्रेड 2 वाले भी जा चुके हैं, अब ग्रेड 3 वाले रहेंगे, और उनका लास्ट ईयर आ गया ना अभी, तो एक्चुअल डेटा लिया जाएगा। 500 माइनस 30 माइनस 12, और थर्ड ईयर में एक्चुअल कौन गए हैं? 22। इंटू 25 शेयर्स, तीसरा ग्रेड में 15 रुपए फेयर वैल्यू, 3/3 ईयर्स, और अब तक कितना बुक हो चुका है? माइनस, सर हमने ना टोटल नहीं कर रखा था, मैंने कोई बात नहीं। ग्रेड 3 में पहले साल कितना हुआ था? 51,250, और दूसरे साल कितना हुआ था? 58,750, 58,750। ओके, चलिए कितना आया? 53,500। ओके, अदिति का मान लेते हैं 53,500। ठीक है, वैसे ही आपने भी नहीं किया घर पे? कोई बात नहीं, ट्राई तो किया था ना। ठीक है, अभी चला दिमाग, अभी समझ में आ गया ना? मैंने कहा था, मैं यही बोल के गया था कि शायद आपको नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट दिमाग तो लगेगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीनों का अलग अलग करना है। ये बता गया था कि हाँ ईयर 1 में ग्रेड 1 2 3 तीनों आएंगे, ईयर 2 में केवल 2 3 आएंगे, और 3 में केवल 3 आएगा। तो देखा जाए तो तीनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, 3 अलग अलग है। ग्रेड 1, अच्छा प्रेजेंटेशन आप अलग तरीके से कर लो, अगर मान लो ग्रेड 1 का केवल पहले कर दो, ग्रेड 2 का केवल बाद में कर दो, ग्रेड 3 का बाद में कर लो, तो और ज्यादा ईजी हो जाएगा। 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए ना, तो वो लाइन से चल जाएगा। ग्रेड 1 केवल 1 साल, ग्रेड 2 2 साल, और ग्रेड 3 ईयर 1 2 3 वैसे भी प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। बाद में अगर आपको प्रेजेंट करना ही होगी, भैया कोई पूछेगी नहीं पहले साल में टोटल खर्चा कितना है, तो पहले वाले तीनों ऐड कर देना, दूसरे वाले दोनों ऐड कर देना, तीसरे में केवल एक ही। तो प्रेजेंटेशन वैसे भी कर सकते हो, तो शायद वैसे आपको थोड़ा सा और इजी रहे, क्योंकि अपन वैसे ही करते जा रहे हैं ना, एक बार कि ईयर 1 2 3 लाइन से लिख देते हैं। तो ग्रेड 1 लिखो, ईयर 1 ही है केवल, ग्रेड 2 लिखो, ईयर 1 और 2 लिख दो, ग्रेड 3 लिखो, ईयर 1 2 3 लिख दो, ऐसे भी हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का मैटर है और कुछ नहीं।
सर गलत हो गया मेरा, ओहो ऋतिक कोई बात नहीं। हाँ, तू गया क्यों? अगली बार जल्दी जाएगा तो मैं बोल दूंगा अनुराग सर को कि ये इसको तो बुला लो पहले, ये वैसे भी क्लास में तो रुकता नहीं है। हाँ, अब तो क्या है ना, तुम्हारी गर्दन क्या हमारे हाथ में है ऐसे, ऑफिस जाने वाली भी। ठीक है ना? वहां नहीं पहुंचे तो भी पता चल जाएगा, मतलब तुम पे कड़ी नजर रख रखी है मैंने। ठीक है। हाँ ओके, ठीक है चलो नेक्स्ट। हाँ सर, क्लोजर ऑफ क्या होता है, कोई कोई लिखवा के लाता है कि इसी बंदे से इसका काम होगा। हाँ तो मतलब वो एक जुग संजोग वाली बात है कि हाँ किसी का काम इसी बंदे से होगा, तो हाँ वो। अच्छा अच्छा, क्लोजर ऑफ एसबीपी प्लान, पता चला डीसी वालों ने पार्ट टाइम सत्संग चालू कर लिया। हाँ ओके ऋतिक। हाँ, क्लोजर ऑफ एसबीपी प्लान। चलो जी टाइम आ गया क्लोज करने का। एसबीपी प्लान, इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान। अब ये क्लोजर क्या है सर? ये क्लोजर है कि समय क्या है ये? अच्छा, बंद करने वाला। ओके, एसबीपी प्लान को क्लोज कर रहे हो क्यों? रैंडमली हुआ, स्टार्ट किया था प्लान, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी इसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। किसी भी रीजन से खत्म किया जा सकता है। अब उसमें क्या होगा, आप एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, कुछ पेमेंट करके भेज रहे हैं। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मोस्टली क्या रहेगा, ज्यादा ही करोगे, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होगी। लगा कि मान लो कंपनी को बहुत अच्छा, क्लोजर कब करेगा कोई, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी चाहती है कि नहीं जी मार्केट प्राइस वगैरह सब जो टारगेट थे हमारे सब अचीव हो गए हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है। क्या एसबीपी प्लान की बात करते हो, क्या 3 साल रुकेगी कंपनी के अंदर, ले जा अभी इतना पैसा कैश में ले जाओ। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है तो लिखो। समटाइम्स SBP plan is closed by making extra payment to employees. Extra payment to employees. In that case, additional employee expenses should be recognized. और खर्चा बुक करना पड़ेगा भैया, तुमने तो और बढ़ा लिया खुशी खुशी में। हाँ जी, क्या करेंगे? अब तक आपने जो भी एसबीपी रिजर्व बना रखा है उसको तो रिवर्स करना ही करना है। उसके ऊपर अगर कोई खर्चा बुक हो गया तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बता दिया था ना कि पेपर बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। हाँ, तो अपने को एक कदम उनसे आगे रहना है एटलीस्ट। हाँ, औरों से तो आगे रहना है, इंस्टीट्यूट से आगे रह ना सके। ठीक है ना? जीत भाई, विनिंग रेस में क्या होता है, औरों से तो आगे रहने वाला फर्स्ट आ जाता है। बस औरों से आगे रहना है। तो इंस्टीट्यूट से आगे नहीं जा सकते। हाँ, वो मत सोचना। फेयर वैल्यू जितना भी तुमने रिकॉर्ड कर रखा था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस उसके ऊपर का अमाउंट, और बैंक मतलब टोटल पेमेंट। चलिए सर डन हो गया। सर इसका भी कोई क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा रहता। लिखो एग्जाम्पल।
a plan, comma, continuing from, जो चला आ रहा है 2 सालों से, and remaining life remaining life 3 years, 3 साल, comma, again settled and closed. पेमेंट मेड, इसके लिए आप पे कितना कर रहे हो? 12 लाख रुपए. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 10 लाख रुपए. जर्नलाइज, कर पाएंगे एंट्री? बिल्कुल सर, कर दो, बस कर दो, बिल्कुल. सॉल्यूशन, इसको लैग कर रहा है, मरा रहने तो इसको ऐसे ही लिख दो. हाँ जी, क्या किया एंट्री आप लोगों ने? एसबीपी रिजर्व, अदर इक्विटी, अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्या? और टू बैंक, टू बैंक अकाउंट. तो एसबीपी रिजर्व फेयर वैल्यू जितना था, हमने एसबीपी रिजर्व बना रखा था 10 लाख, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 2 लाख और टोटल पेमेंट 12 लाख. इसी के साथ आपका इक्विटी प्लान, अभी तक तो सिर्फ इक्विटी खत्म हुआ है, अभी तो कैश प्लान, फिर चॉइस, हाँ चॉइस ऑफ इक्विटी एंड कैश. हाँ जी, काफी बड़ा चैप्टर है ना? क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं ना अपन लोग, तो इसलिए और ज्यादा बड़ा लग रहा है. चलिए चलें अब अपन शेयर बेस्ड पेमेंट में, ये इक्विटी प्लान था. अब नेक्स्ट पेज, कैश प्लान. ऑब्वियसली यहां आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. हाँ जी, अब तक तो आपको क्या दिए जा रहे थे? शेयर्स. क्लोजर के केस में भले ही पैसा दिया हो, बाकी हर जगह क्या था? शेयर्स दिए जा रहे थे. ठीक है जी, अब आपको क्या मिलेगा? पैसा. और शेयर नो, शेयर नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. अच्छा, गाना गाने लग गई? बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, पैसा देते हैं तुमको. हाँ जी, कैश प्लान लिखना स्टार्ट करो.
आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. इट इज अ प्लान. हाँ, पहले कुछ लिख लेते हैं थ्योरी. इट इज अ प्लान where entity issues rights to its employees और अगर आउटसाइडर से भी तो हो सकता था, ट्रांजेक्शन भूल गए. हाँ जी. और suppliers, it is a plan where entity issues rights to its employees or suppliers where employees slash suppliers will be entitled for a cash payment पैसा मिलेगा in future किसके बेसिस पर? हाँ, अगर केवल पैसा देना है तो फिर शेयर का कोई रोल ही नहीं, तो फिर एसबीपी कैसे होगा? तो कैश पेमेंट इन फ्यूचर बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर प्राइसेस of the entity, equity share prices of the entity. In some cases, right to increase in equity share prices, right to increase in equity share prices, कि हमारे शेयर का प्राइस जितना जितना बढ़ेगा हम वैसे वैसे आपको उसके बेसिस पर पेमेंट करेंगे. तो राइट टू इंक्रीज इन इक्विटी शेयर प्राइसेस इज ऑल्सो provided which is known as शेयर एप्रिसिएशन राइट्स या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट भी बोल सकते हो. शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपको पैसा दिया जाएगा. तो एक तो हो गया कि एवं ही कि शेयर के बेसिस पे हम आपको इतना देंगे, पैसा डिक्लेयर कर दिया कि हर शेयर के बदले हम आपको इतना पैसा देंगे. और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे. क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा. तो सर ये उसके बजाय थोड़ा इजी है या टफ है? थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है ना. थोड़ा सा एक चीज तो सेम उसके जैसा ही जैसा इक्विटी प्लान है, और एक चीज में क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी रहेगा. तो देखो कैसे होगा. वहां पे हम लोग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, टू एसबीपी रिजर्व. इक्विटी इश्यू करना था ना, तो एसबीपी रिजर्व करते थे. अभी पैसा देना है तो हम इसे लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे. एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट. ओके, तो लिखो इट इज ट्रीटेड एज एसबीपी लाइबिलिटी. पैसा देना है भैया, लाइबिलिटी है ये आपकी. इट इज ट्रीटेड एज एसबीपी लाइबिलिटी. शेयर थोड़ी ना इश्यू कर रहे हो जो अदर इक्विटी में डालोगे आप लोग. इट इज ट्रीटेड एज एसबीपी लाइबिलिटी. शेयर के बदले पैसा देंगे, ठीक है जी, दे देना.
क्या सर यहाँ पर भी वेस्टिंग कंडीशन का झंझट हो सकता है? क्या देर इज नो वेस्टिंग कंडीशन, देर इज वेस्टिंग कंडीशन? यस, हो सकता है कि आपको कोई वेस्टिंग कंडीशन लगा ही नहीं, कि बस आप हमारे एम्प्लॉई हैं, आप हमसे क्या ले लेना, शेयर्स के बदले इतना पैसा ले लेना, कोई रुकने का उठने का कुछ नहीं, बस आज ही, हम तो आज ही वेस्ट कर रहे हैं, आज ही दे रहे हैं हम, आप तो इतने शेयर के बदले इतना पैसा ले सकते हो, आप हमसे दे रहे हैं, बस खुशी खुशी हो रही है, ठीक है ना? वो कह रहा है इन द सेंस शेयर के बेसिस पर, हाँ नहीं, हाँ वो बात मुझे भी समझ में आती है, लेकिन एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या दिया जाता है, हम आपसे बहुत खुश हैं, अप्रिशिएट, किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट करना है, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना है, शेयर नहीं, पैसे के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं लोग, कुछ लोग क्या होते हैं शेयर की बजाय पैसे से ज्यादा मोटिवेट, शेयर नहीं हमको तो पैसा दे दो, जरूरी नहीं है कि देखो टॉप एम्प्लॉइज होते हैं वो तो शेयर्स में भी खुश होते हैं, जो थोड़े लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होंगे वो क्या होंगे, कैश लेके ज्यादा खुश रहेंगे, और आप हमारे एम्प्लॉइज हैं इसलिए हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। अब वो एक माइंड सेट हो जाता है ना, कंपनी तो बार बार क्या करती है, कभी कभी हमको एक्स्ट्रा कैश भी दे देती है, तो उस माइंड सेट के साथ भी क्या होता है कि नहीं यार इस कंपनी बनाना चाहिए, एड ऑन अपना को बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए क्या किया जाता है यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि शेयर के बेसिस पर आपको क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो देखो if there is no vesting condition, if there is no vesting condition, नो नहीं लिखा क्या मैंने, if there is no vesting condition then expenses should be recognized, then expenses should be recognized immediately, then expenses should be recognized immediately on the basis of fair value। अभी आज मैं सिर्फ लिखवा देता हूं, आप सिर्फ लिख लो, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस कल से कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, और ये इसलिए ऑब्वियसली क्वेश्चन कल से करेंगे तो समझ में भी कल से ही आएगा। तो अगर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं, आपको रुकना वुकना कुछ नहीं है, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं, आपको रुकना नहीं है, एक्सपेंसेस क्या कर लिया जाएगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू एट दैट डेट एंड साइमल्टेनियसली हाँ जी, नहीं, लाइब्रेरी भी तो बुक करनी पड़ेगी, एंड साइमल्टेनियसली एसबीपी liability should also be credited, for same amount, then any increase or decrease in fair value will be accounted
will be accounted at each reporting date. अच्छा सर, इक्विटी प्लान में तो फेयर वैल्यू एक बार डिसाइड हो जाती थी ना, वही चलती थी, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं था। फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट फिक्स हो जाता था, कम से कम उसमें तो झंझट नहीं था। एम्प्लॉइज होते थे, वेस्टिंग पीरियड परेशान करता था, बट फेयर वैल्यू तो फिक्स था, ऑप्शंस फिक्स थे, सब था। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू भी हर बार चेंज हो रहा है, तो उसको भी चेंज वाली को ही अपने को एट द एंड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। क्या हो गया, ओके उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू को भी हर साल। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में फेयर वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे चेंज कंसिडर करी जाएगी हर बार। ओके तो उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी का बैलेंस चेंज होता जाएगा। ओके चलिए जी, वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो ये, इफ वेस्टिंग कंडीशन इज ऑल्सो अटैच्ड, और अगर वेस्टिंग कंडीशन भी है तो ये वाला इजी पार्ट रहेगा। फेयर वैल्यू तो चेंज होती है इसमें भी, लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन आपकी वैसे वाली रहेगी जैसे पहले अब तक करते आए हो। इफ वेस्टिंग कंडीशन इज ऑल्सो अटैच्ड, देन expenses should be recognized at every reporting date, at every reporting date। तुमने एक चीज नोट की क्या सर, यहां पे तो खर्चे इमीडिएटली, मतलब जिस दिन ग्रांट किया उस दिन ही अपने को एक एंट्री तो पास कर देना होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन क्या दे दिया, हैंड टू हैंड ले जाओ, जिसको ले जाना है अभी से ले जाओ, अब ले जाओगे कब वो एक अलग बात है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कब होगा एक्सपेंसेस, वही जैसे अब तक करते आ रहे थे ना, हर साल के एंड में जैसे करते आए थे 1/2, 1/3, 2/3, 3/3, सेम वैसे ही एट ईच रिपोर्टिंग डेट। बस अब तक क्या हो रहा था, फेयर वैल्यू सेम लिया जा रहा था, इसमें हम फेयर वैल्यू चेंज ले लेंगे। एट एवरी रिपोर्टिंग डेट, सेम एज इक्विटी प्लान, सेम एज इक्विटी प्लान। और ऑब्वियसली वहां पे रिजर्व मानते थे, यहाँ पे लाइबिलिटी मानना पड़ेगा, फुल स्टॉप। बट यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, पता चले सेम एज लाइबिलिटी इक्विटी प्लान लिखते ही आप समझ जाएंगे एकदम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है ना। फेयर वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, एट ईच रिपोर्टिंग डेट, एट ईच रिपोर्टिंग डेट is taken for the calculation, is taken for the calculation of expenses and liability। खर्चों और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो फेयर वैल्यू लोगे वो हर रिपोर्टिंग डेट को अलग अलग, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसे कंसीडर करना पड़ेगा, ना कि फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट। लास्ट जाते जाते जर्नल भी लिख लेते हैं, 2 एंट्रीज। जर्नल फर्स्ट, for recognizing expenses, for recognizing expenses, employee expenses account debit, employee expenses account debit to, बोलो, SVP liability। If expenses are charged
if expenses are charged more in the previous years, then it should be charged. जितना होना चाहिए उससे अगर आपने पिछले सालों में ज्यादा चार्ज कर लिया है, then entry will be reversed. तो एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर, लायबिलिटी कम हो जाएगी उस केस में, खर्चे भी वापस क्या हो जाएंगे, कम, एंट्री विल बी रिवर्स्ड. अब सर हर साल तो हम एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, सर हर साल हम एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बुक करेंगे उसको तो पी&एल में चार्ज कर देंगे ना. हाँ, हर साल जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बुक करेंगे वो तो पी&एल में चले जाएंगे. तो फिर अब रिवर्स करोगे तो कैसे होगा, मैं कहा देखो इस बार रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगा, एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, और अभी भी इस एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को क्या कर देना, पी&एल में ट्रांसफर कर देना. इस बार इनकम मान लिया जाएगा, पहले खर्चे हो रहे थे अभी इनकम है, मतलब एक्सपेंसेस शुड बी रिवर्स, एक्सपेंसेस का रिवर्सल ट्रीट कर लिया जाएगा, ट्रीटेड एज इनकम. ओके, और फिर जब वो पैसा लेने आएंगे, जैसे जैसे वो पैसा लेके चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम. तो फॉर पेमेंट ऑफ एसबीपी लायबिलिटी, कल इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. फॉर पेमेंट ऑफ एसबीपी लायबिलिटी, एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बैंक अकाउंट. ओके समय, टू बैंक अकाउंट. तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा इक्विटी प्लान, ये कैश प्लान. एक तो फेयर वैल्यू क्या लेना है, ग्रांडेड वाला नहीं लेना है, हर बार चेंज लेना है, ठीक है ना. तो जहां वेस्टिंग कंडीशन है उसमें तो इतना ही चेंज करना है, जहां वेस्टिंग कंडीशन नहीं है वहां पे इमीडिएटली वेस्ट हो रहा है, अब वो आएंगे वैसे वैसे लेके जाएंगे. तो अलग अलग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कैसे होगा. ग्रैंड डेट पर ही आपको क्या कर लेना है, खर्चा बुक कर लेना है, और फिर हर बार इंक्रीज और डिक्रीज जैसे जैसे होगा रिपोर्टिंग डेट पर, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा फेयर वैल्यू में. भाई ग्रैंड डेट पर आपने सारा खर्चा बुक कर लिया, हमने तो सबको दे दिया, आ जाओ कैश ले जाओ, आपने तो सारा खर्चा बुक कर लिया. अब हर साल के एंड में जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसे भी आप क्या कर देंगे, खर्चा बुक कर देंगे. क्योंकि मान लो मैंने तो खर्चा बुक कर लिया, अभी आके अगर सारे लोग ले गए, लाओ जी लाओ पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, तब तो मेरा काम अभी का अभी खत्म हो गया. लेकिन अभी तक अगर मान लो लास्ट तक वो नहीं है, 1 साल नहीं है, 2 साल तक नहीं है, तो जैसे जैसे हर साल फेयर वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, मैं क्या करता जाऊंगा, अपना खर्चा भी रिवाइज करता जाऊंगा. अब इसमें बड़ा दिक्कत रहेगा क्योंकि मेरे को जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं लायबिलिटी ट्रीट करूंगा, और लायबिलिटी मेरी क्या होती जाएगी, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिवाइज होती जाएगी. लायबिलिटी मेरी हर फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, रिपोर्टिंग डेट को फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिवाइज होती जाएगा. लायबिलिटी रिवाइज होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंसेस भी क्या करता जाऊंगा, रिवाइज करता जाऊंगा. कभी खर्चे बढ़ेंगे, कभी खर्चे पहले ज्यादा बुक किए हुए हैं वो कम हो जाएंगे, इस तरीके से चलेंगे. तो ये देखना पड़ेगा. अब इमेज अभी आपके नहीं बन पाएगा माइंड में, वो कल ही बन पाएगा जब हम क्वेश्चन कर लेंगे. लायबिलिटी के साथ साथ एक्सपेंसेस चेंज करते रहेंगे, एक्सपेंसेस अपने आप ही पी&एल में ट्रांसफर होता रहेगा. ठीक है जी, कल करें. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बस. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय.